इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं, सेना के जवान वहां पर तैनात हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में वो अपना काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। लगातार युद्ध स्तर पर इसलिए भी इस रेस्क्यू की जरूरत है क्योंकि इस मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालना जरूरी है। रात में ऐसे दलदले मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल काम होता है, लिहाजा जितने लोगों को शाम तक बचाया जा सकेगा उतना बड़ा ऑपरेशन यह माना जाएगा। और उसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम को लेकर के और रात के अंधेरे को लेकर के दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। संजय कुमार जी हमारे साथ हैं एनडीआरएफ से एक्सडीजी। संजय कुमार जी, सवाल यह है कि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन आपने कहा कि मुमकिन नहीं हो पाएगा, ऐसे में ये त्रासदी कितनी बड़ी हो सकती है? रात में जहां तक इस तरह के टेरेन में रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, वो लोकलाइज लेवल पर जहां पर कि आपने देखा कि लोग बसे हुए हैं और वहां से पानी अगर खासतौर पर निकल गया है तो वहां पर रोशनी का प्रबंध होता है। हमारी टीमों के साथ लोग अपना अरेंजमेंट होता है ताकि वहां पर प्रकाश की व्यवस्था कर लें वो और ये ऑपरेशन जारी रख सके। जहां तक रिमोट एरियाज में या दूर के स्थिति में या रिवर पार करके जाना है, वहां निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल काम होता है। फिर भी प्रयास किया जाता है कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर हम वहां पर लोगों का पता करें और रेस्क्यू करने की कोशिश करें। तो इस तरह से दोनों सिचुएशन में फोर्सेज हमेशा ये प्रयास करते रहती है कि जहां तक हो सके लोगों का मदद की जाए, उनका पता किया जाए और रेस्क्यू और ऑपरेशन जो है वो बाधित ना हो। जो भी फोर्स उपलब्ध है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और लोकल लोगों की मदद से जो रास्तों का पता करना, जो स्थानीय लोग हैं उनको पता होता है कि हमारी जो अल्टरनेट रूट्स हैं या पगडंडियां हैं वो कहाँ पर हैं, तो उन पगडंडियों के मदद से लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो टॉर्च के हो या कोई अपना इक्विपमेंट जो हमारे पास प्रकाश के हैं उसके सहायता से हो। इक्विपमेंट साथ लेकर चलते हैं। बाकी जो टीम के टेक्निकल स्टाफ है, डॉग स्क्वाड है, जहाँ तक उनकी मदद ली जा सके तो ले जाकर के लोगों के बचाने का प्रयास रहता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो लोगों के जान को बचाना है, उसके बाद ही बाकी चीजें होती हैं। तो पहला काम सभी फोर्सेज मिलकर के लोगों के जान बचाने के प्रयास करते हैं और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को हम लोग प्रायोरिटी पर करते हैं। अपने अपने जो स्ट्रेंथ है फोर्सेज का, बहुत सारे फोर्सेज हैं तो उनके कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है, तो अपने अपने स्ट्रेंथ के अनुसार वो डिवीजन करते हैं कि हमें कहाँ पर सबसे मुश्किल काम है, तो वो जो सबसे अधिक एक्सपर्ट लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरे हैं उनका जो इक्विपमेंट है और वहाँ किस तरह के हालात हैं तो उसके अनुसार फिर अलॉटमेंट एरिया भी आपस में करते हैं। ठीक है, रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले विजय त्रिवेदी जी से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। विजय त्रिवेदी जी, जब मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी हो, ऑरेंज अलर्ट उत्तर भारत के कई शहरों में राज्यों में जारी है, तब हम ये समझ सकते हैं कि पहाड़ों पर स्थिति और भी विकराल होगी। ऐसे में जब हम लगातार पिछले 10, 11, 12 सालों से 13 सालों से त्रासदियां देखते आ रहे हैं, कभी हिमाचल में कभी उत्तराखंड में, उसके बावजूद क्यों कोई नॉर्म्स, क्यों कोई कायदा कानून बना नहीं पा रही है वहां की सरकारें और प्रशासन? कानून बना नहीं पा रही या कानून चला नहीं पा रहे? हाँ, कानून तो बने हुए, ये आपने सही कानून तो बने हुए हैं, चला नहीं पा रहे। और चला नहीं पा रहे का मतलब आप मजबूरी मत समझिए, चलाना नहीं चाह रहे, मैं इसको ज़्यादा कहूँगा। आप पहाड़ों की बात तो कर लेते हैं, हम पहाड़ों में कि तलहटी में हो गया, ये हो गया। अभी तो जितने बाढ़ देख रहे हैं आप, बारिश देख रहे हैं, जो अभी हमारी सरकार की लिस्ट में स्मार्ट सिटीज़ हैं, प्रयागराज में अभी हमने इतना हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किया, इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहाँ पर पानी की स्थिति ऐसी है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। तो उसका क्या होगा, वाराणसी में क्या हो रहा है, और जो शहर हैं, केवल वहीं नहीं हो रहा, बिहार में है। तो जिन शहरों में, मैदानी इलाकों में जहाँ पर मैनेजमेंट ठीक से किया जा सकता है, वहाँ भी हम उनके साथ नहीं चल रहे। इसका मतलब ये नहीं कि कानून तो बहुत बने हुए हैं सर, अब कानून और बनवा देंगे तो फिर उस कानून को देखना पड़ेगा। कानून की कम की ज़रूरत है, उनके एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। और एग्जीक्यूशन में मैं, क्योंकि इतना हम लोग घूमते ही रहते हैं, तो एग्जीक्यूशन में कोई मजबूरी किसी की नहीं है कि मजबूर होकर नहीं चला पा रहे, या तो चाह कर नहीं चला पा रहे या फिर दोनों मिलके नहीं चला पा रहे। तो सब लोग वो, उसकी असली बात यह है। और जब प्रकृति के साथ हम लड़ाई लड़ने लगते हैं, जो आपने बात ठीक कही, आज सारी जगह चले जाइए उत्तराखंड में, मैं इतना उत्तराखंड
बहुत सारा इलाका देखा है, सब जगह यदि 2,000 रुपए का कमरा मिल रहा हो, जो ऊपर दिख रहा है, तो रिवर व्यू जो नीचे बना हुआ है तलहटी में, वो 10,000 रुपए में दे रहा है, जिसमें पानी है, और जैसे जिसमें आप कमरे से निकल करके नदी में पैर डाल सकते हैं। हाँ, नदी में पैर डाल सकते हो। तो वो सब तो वही लोग बनवा रहे हैं ना, डीएम साहब ही बनवा रहे हैं। डीएम साहब जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो उससे पहले भी कभी पहुंचते होंगे ना, या कभी नहीं जाते। तो वो सब मिलकर ये कर रहे हैं, और फिर जिम्मा आ जाता है एनडीआरएफ पर, एसडीआरएफ पे। एक तो सर से ये भी जानना है कि इस समय में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि 3 बड़ी टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी, और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कौन वहां पहुंचकर इसको लीड कर रहा है, ये सब चीजें मिलकर उसको, कौन वहां पहुंच के लीड कर रहा है, मैं बताता हूं। गढ़वाल के आईजी साहब का एक बयान आया, उसके बाद रामकृपाल जी आपको लेते हैं। उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। गढ़वाल के आईजी का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है राजीव स्वरूप ने, कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तमाम टीमें वहां तैनात हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, और इसके अलावा सेना की कई टुकड़ियां वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। सुनिए उनको। ये जो सूचना मिली है करीबन दोपहर 1:30-2 के लगभग में हमें ये सूचना मिली थी। तत्कालिक रूप से समस्त हमने ज़िले का फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया, और मौके पर अभी एसएसपी उत्तरकाशी जा रही हैं, और वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वहाँ पे एक लोकल हमारी आईटीबीपी की का भी यूनिट है, वो भी वहाँ पे चली गई है। प्लस जो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स है और आर्मी के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसा अभी पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही, और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, और हम आपको जैसा ही होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो आपने देखा कि वो जानकारी दे रहे थे कि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक पहुंचा है और किस तेजी के साथ ये चल रहा है। रामकृपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनुराग जी, 2-3 पॉइंट मैं यहाँ रखूँगा। ये आज जो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में हुआ है, इधर मैं लगातार जब भी टीवी खोलता हूँ तो आप देखिए चाइना में, और अभी 3-4 दिन पहले रसिया के एक इलाके में जो भूकंप आया था और जिसको लेकर के सुनामी आई है, उसके अगर आप विजुअल देखेंगे तो इतने भयावह विजुअल हैं कि पूरा का पूरा इतनी बड़ी लहरें उठी हैं, और सब कुछ बिल्कुल वो पूरा शहर एकदम जैसे लगता है कि तहस नहस हो गया। ऐसे ही देखिए स्पेन में भयानक आई, अमेरिका के टेक्सास में जो भी हुआ है उसके विजुअल देखिए। लेकिन कैजुअलिटीज कितनी होती हैं इन देशों में, अगर आप देखेंगे कोई भी आप फिगर, और जैसा कभी एक सिस्टम बहुत दुरुस्त है, आप नहीं हाँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ हाँ। और जैसा कि अभी ये कह रहे थे, जितने होटल, एक ही विजुअल में देख के बता रहा हूँ कि अगर 5-7 होटल और तमाम घर, सर ज्यादा है नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, केवल एक झटके में अगर 12, उसमें 5 होटल हैं, बाकी घर हैं गए हाँ। होटल में टूरिस्ट भले न हो, कर्मचारी तो होंगे। एक होटल में कम से कम आप मान के चलिए 10-20 कर्मचारी तो रहते ही हैं। तो कैजुअलिटी भगवान न करे कुछ हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये बचाव के उपाय पूरी तरह से सरकार के लोग, और जैसा कह रहे थे बहुत अच्छा प्रबंधन हमारे यहाँ होता है, लेकिन क्या करेंगे, जो मर गए उनकी लाशें लाएंगे हम, जो घायल हो गए उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे, यही होता है। लेकिन मैं जो नहीं मिलती इस सैलाब में, जिसकी बॉडी आ गई है क्रश हो जाती है, वो लाश भी नहीं वही कह रहा हूँ। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, 20 साल पहले, करीब से 20 क्या 25 साल पहले एक आर्टिकल आया था, और जिस पर काफी बहस हुई थी देश में, कि अब तक बाढ़ पर जितना हर साल पैसा खर्च करते हैं, अगर वो एक अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए कर लिया जाए तो बाढ़ से बचना 80% या मुसीबतें परमानेंट इनका इलाज हो सकता है। जैसे वाजपेयी जी ने कहा था नदियों को जोड़ने का, याद होगा आपको ये सब चीजें। दिक्कत क्या है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने में बहुत सारे लोगों का अहित हो जाएगा, क्योंकि हर साल डिसास्टर मैनेजमेंट, हर साल बाढ़, जैसे नालियां साफ की जाती है हमारे यहाँ और फिर भी पानी रुक जाता है, बम्बई में जाम होता है। ये एक ऐसा रैकेट है, मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि हर साल का जो बजट होता है, सफाई कर दी गई, पता चला कागज में सफाई हो गई है, नालियों में कचरा फंसा हुआ है। तो एक ऐसा विशेष सर्कल है
जो कोई एक दीर्घकालीन नीति बनाने नहीं देता है। वरना जैसे मैंने ही कहा कि सरकार तय कर ले, हर साल इतने लोग मरते हैं और पूरी दुनिया में बाढ़ आती है, जितने कैजुअलिटी नहीं होती उतने हमारे यहाँ एक राज्य में उतनी कैजुअलिटी हो जाती है। तो एक छोटी सी बाढ़ में हम जितने मरते हैं, पूरे चाइना, यूएस सब जगह जोड़ लीजिए। इतनी बड़ी सुनामी आई है रसिया में, मुझे अभी तक फिगर नहीं आई है कितने लोग मरे हैं वहाँ। तो ये हमारे लिए बहुत एक कम से कम ऐसे संकट के दौर में हमें सोचना चाहिए। और हम बहुत अच्छा सरकारें कर रही हैं, लेकिन ये बाढ़ नियंत्रण पर एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाए और नदियों के कैचमेंट एरिया को मुक्त किया जाए दलालों से, अफसरशाही से और इन लोगों से। मैं दिल्ली का नाम नहीं लूँगा। दिल्ली में सबकी निगाहों के सामने यमुना के कैचमेंट एरिया में क्या क्या नहीं बसा हुआ है, अनुराग जी, इसी से आप समझ सकते हैं। जी विजय त्रिवेदी जी, आपने अभी डिबेट की शुरुआत में कहा था कि जी न्यूज़ के लिए एक ज़माने में आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, शो बनाया था। उस दौरान इस यात्रा मार्ग पर अपने आप धराली गांव भी गए, हरसिल भी गए, क्या आपने इतना कंस्ट्रक्शन देखा था तब? बिल्कुल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये बात है 95-96 की, जब ये चैनल शुरू हुआ था तब की हम बात कर रहे हैं। तब से लेकर ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं गया ही नहीं, उसके बाद बहुत बार गए हैं, अभी भी पिछले साल भी मैं वहाँ था। तो लगातार बल्कि आप मैं इसको ये कहूँ तो ज़्यादा ठीक होगा कि जब भी आप दोबारा जाते हैं तो उस जगह को पहचानना ही मुश्किल होता है। और फिर लगता है आज गलती तो नहीं कर दी हमने यहाँ आके, क्योंकि वो जिसके लिए आप गए थे, जो एनवायरनमेंट के लिए गए थे, जो क्लाइमेट के लिए गए थे, जो पहाड़ों के लिए गए थे, जिस जंगल के लिए गए थे, जिस नदी के लिए गए थे, वो सब वहाँ से गायब हो रही है और उस पर आपका कब्जा होता जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कानून की बात नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र पर्यावरण के प्रेमी और वो पर्यावरण के जानकार लोग हैं, वो भी इस बात की तकलीफ करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता उनको सर। उनको कोई नहीं सुन रहा। वो वहाँ पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, निचले स्तर पर वहाँ पर लोकल लेवल पर भी बहुत छोटे छोटे लोग, गांव के लोग उस लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कानून की बात नहीं। और सर ने जो बात कही, रामकृपाल जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दीर्घकालिक नीति यदि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, लेकिन ये तो सबका धंधा खराब करने की बात कर रहे हैं। इनको देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए रामकृपाल जी को। होटल और ये रिवर साइड होटल कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे? ये तो धांधली नहीं होगी। लोग, अनुराग जी, लिखते हैं, डीएम अनाउंसमेंट किया जाता है नैनीताल में कि अब इतनी गाड़ियां भर गई हैं, कोई ना आए, बंद हो जाता है। ये बता रहा हूं आपको। और नैनीताल की स्थिति या मसूरी की स्थिति गर्मियों में ऐसी हुई थी जैसे दिल्ली का पहाड़गंज। बहुत सारे पर्यावरण में जो रुचि रखते हैं नहीं जाते हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका सवाल ये कि अभी हमारे संवाददाता रामानुज बता रहे थे कि धामी साहब आएंगे यहाँ दौरा करने के लिए और मुख्यमंत्री आकर के यहाँ दौरा करेंगे। सवाल ये है कि दौरा तो आप हर बाढ़, हर त्रासदी के बाद करते हैं। दौरा तो तब के मुख्यमंत्री ने केदारनाथ त्रासदी के बाद भी किया था। क्या बदला उसके बाद? कुछ नहीं। विजय त्रिवेदी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं बदलता। और वो तो उनकी अटेंडेंस है, जरूरी भी है, मुख्यमंत्री हैं तो इस बात पर काम करो। और धामी जी तो पहाड़ से ही हैं, योग्य मतलब जवान भी हैं, युवा हैं, सब कुछ काम वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन क्या बदलाव किया गया है इतने लंबे समय? अब आप फिर कहेंगे पॉलिटिकल हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने लंबे समय से चल रही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, कांग्रेस की सरकार रहे, हरीश रावत रहे, भगत सिंह जी रहे, या त्रिवेंद्र सिंह जी रहे, या पुष्कर धामी रहे, केवल वहाँ पर जंगल कटे हैं और जो दूसरे जो जंगल बने हैं होटल के, रिजॉर्ट्स के, वो बढ़े हैं, उस पर कोई काम नहीं होता। धामी साहब एक दूसरा काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल मैसेजिंग का काम है। यदि इस पर अभी उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो बेहतर होगा कि उस काम को कैसे किया जाए। अब उनके लिए हो सकता है कि थोड़े दिन में अभी ये आ जाएगा कि आप इतना पैसा वहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कह देंगे, प्रधानमंत्री जी को भी कह देंगे कि भाई उत्तराखंड को पैकेज दे दिया जाए। मसला वो नहीं है ना, मसला है कि क्या आप इसको रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आप नहीं रोकना चाहते। जी न्यूज़।